आशीर्वाद मांगते हुए कि अच्छे से बातों को रखवाएं। और मैं आज अपने बच्चों से ये शेयर कर रहा हूं कि जो भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, जिसे कहते हैं उत्तर औपनिवेशिक काल का इतिहास, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, या कई लोग कहते हैं कि उत्तर गांधी पीरियड, गांधी के बाद का भारत का इतिहास। तो इस पीरियड में पहले के सब बहुत सी चर्चाएं हमने आप लोगों के समक्ष रखी, और मैंने इमरजेंसी के बारे में भी चर्चा की आपसे कि किस तरह से 75 में इमरजेंसी लगी और क्या उसका बैकग्राउंड क्या था आपातकालीन स्थिति का, उन सब पर चर्चा की। और ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर कि आप सभी जो यंग जनरेशन है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आप अपने भारत के बारे में ये जाने कि विभिन्न समयों में क्या हुआ। और ये भी नहीं कि कोई एक ही बात जाने, हो सकता है किसी एक बात के बारे में अलग अलग ढंग से लोग आपको कह रहे हों। तो जिसे कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करें, उसमें किसी प्रकार से ये नहीं कि यही सत्य है, यह नहीं है, सत्य के कई प्रकार हैं, तो उनको देख करके आप अध्ययन करिए। और मैं यही कह रहा था कि किस तरह से 80 का दशक जो है वो भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दशक के रूप में उसे देखा जाता है कि किस तरह से 77 से 80 के बीच में कैसे भारत में एक बड़ी, जिसे अगर थोड़ी देर के लिए कहा जाए, बड़े कमजोर केंद्र सरकार अगर आ जाए तो उसको कैसे पूरा समाज कैसे प्रभावित होगा। एक तो ये होता है कि कोई बहुत मजबूत सरकार आ जाए केंद्र में तो उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे एक बहुत मजबूत सरकार इमरजेंसी के दौर में थी 75 से लेकर 77 के दौर में, तो मजबूत सरकार का भी एक अहंकारपूर्ण बहुत से गलत कार्य भी हुए। और उस अहंकारपूर्ण कार्य में जैसा कि मैंने बताया किस तरह से संविधान में संशोधन हुए, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के साथ जो है क्या व्यवहार हुआ, और कैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार हस्तक्षेप करके और इंदिरा गांधी के जो चुनाव का परिणाम था हाई कोर्ट का उसको बदला गया। और बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स कायम किए गए थे कि राष्ट्रपति को कोई भी सुझाव अगर प्राइम मिनिस्टर देता है तो प्राइम मिनिस्टर के सुझाव को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो इन सब बातों को जो है वह कैसे एक समाप्त किया गया। और ये सब तमाम नई प्रैक्टिस आई कि अगर राष्ट्रपति को कोई राय दी जा रही है तो कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री को लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो ये सब परिप्रेक्ष्य के बाद मैं 80 के दशक के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं कि भारत की जनता 77 से 80 के दौर के दिक्कतों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए, भारत की जनता को भी अगर आप एक 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 व्यक्ति के रूप में अगर देखने की कोशिश करें आप, जैसे कि कोई एक व्यक्ति हो, एक सेकंड एक फोन अटेंड करें फिर तुरंत बोल रहे हैं। हाँ बताइए आशी। पूरा देश, ये बात कई बार समझने की है कि एक जैसे सेफोलॉजी होती है, सेफोलॉजी माने कहते हैं कि एक एक व्यक्ति का वोट के बारे में या उसके व्यवहार क्या होगा उसके बारे में जानकारी करके स्टैटिस्टिकल ढंग से कोई बात एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है चुनाव के बारे में और बहुत सी बातों के बारे में। तो इस तरह से एक होता है कि भाई स्टैटिस्टिकल वे में कोई चुनाव के बारे में बताया जाए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 80 के दशक में जब चुनाव 79/80 में हो रहे थे तो उस समय के जो सेफोलॉजिस्ट थे, सेफोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो चुनाव वगैरह का प्रेडिक्शन करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय इंडिया टुडे नामक मैगजीन जो 75-76 में आई थी, उस मैगजीन ने एक भविष्यवाणी निकाली थी। जैसे आजकल भविष्यवाणी बैन है करना, चुनाव जब तक का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बीच में चर्चा करिए, लेकिन एकदम कोई सेफोलॉजी करके आप उसका भविष्यवाणी करिए, तो उसके लिए मना किया गया। तो ऐसे में बहुत ही एग्जैक्ट सेफोलॉजी करके प्रणव राय करके नाम आपने सुना होगा, अभी भी वो हैं, उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी कितना सीट पाएगी, जगजीवन राम कितना सीट पाएंगे, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उस समय के वो लोग कितनी कितनी सीट पाएंगे। बड़ा एग्जैक्ट भविष्यवाणी किया था सन 80 के चुनाव का।
लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि 80 के चुनाव में जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था उसमें कि आई विल गिव ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स, मैं एक ऐसे सरकार देने जा रही हूं जो काम करे। अर्थात वो कोई 77 से 80 के दौर की जो बातें थी उसमें लगा जैसे कोई सरकार नामक चीज ही नहीं है, और बड़ी ही अव्यवस्था का वातावरण हुआ, जिसको आप पढ़िएगा पुस्तकों में कि क्या क्या अव्यवस्थाएं हुई, कैसे एकदम केंद्र सरकार के लेवल पर जो लोग बैठे हुए थे, जगजीवन राम जी थे, और किस तरह से उनके वो कहानी आप पढ़िएगा आप लोग, वो सब बड़ी थोड़ा सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कैसे जगजीवन राम के बेटे के साथ कैसे दुर्व्यवहार हुआ, कैसे एक मतलब एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो उसके लड़के की बड़े खराब ढंग से फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे गए, उसको पब्लिक में प्रस्तुत किया गया जगजीवन राम की इमेज को डाउन करने के लिए। और इसी तरह से बहुत सी बातें, जैसा मैंने बताया कि चौधरी चरण सिंह जैसे पावर में आते हैं तो एक जैसे कोई राजनीतिक नैतिकता का बड़ा घनघोर पतन हो करके वो वातावरण बनता है। तो उसमें जनता तय करती है कि हम जो है वह इंदिरा गांधी को पुनः रिवाइवल हो जाता है। इंदिरा गांधी जो कि एक खास समय में बहुत जिसे हीरोइन कहा जाए या वीरांगना कहा जाए, भारत की एक वीरांगना के रूप में उसको सम्मान मिला। इवन उनके समकालीन जो विरोधी सबसे बड़े विरोधी दल के नेता थे या उनका व्यक्तित्व था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहा और काली कहा, इस तरह से कह के बड़ी तारीफ किया। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी ने जिस तरह का व्यवहार किया, उस व्यवहार को लेकर के एक जनता में नाराजगी आई और वो सत्ताच्युत हुई। लेकिन 80 के दशक तक आते आते जो लोग भी सत्ता में आए थे, वे लोग जिस तरह से भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत के राजनीति, खासतौर से राजनीति को अच्छा नहीं किया। 77 से 80 के दौर में ही एक शब्द का प्रयोग किया गया था, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। जेन्युइन माने होता है वास्तव में कोई सही नॉन अलाइंड हो। उस समय की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोरारजी देसाई के समय के, जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर के हिंदी में पहली बार भाषण दिया था उन्होंने। तो इस तरह से एक जेन्युइन नॉन, पहले के नॉन अलाइनमेंट को उन्होंने कहा कि पहले का नॉन अलाइनमेंट जेन्युइन नहीं था। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि उनका कहने का आधार यह था कि पहले इंदिरा गांधी ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट किया, उसमें इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन के साथ एक सैनिक संधि से आबद्ध हो गई। ये बात आपको एक जानकारी के रूप में दे रहा हूं कि इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के जो नए नेता आजाद हुए थे, मुजीबुर रहमान, वो सोवियत यूनियन के साथ एक सैनिक संधि में आबद्ध हो गए। और उस सैनिक संधि में आबद्ध हो जाने के कारण जो कोल्ड वार का वो पीरियड था, शीत युद्ध का पीरियड था, उस शीत युद्ध में इस तरह का एक संघ बनाने का जो नॉन अलाइंड का जो एक स्पिरिट थी, जो कहा गया नॉन अलाइंड का जो मूल आत्मा थी कि भाई नॉन अलाइंड कंट्रीज जो भी हैं वो किसी भी सैनिक गुट के शामिल नहीं होंगे। और आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में सैनिक गुट जो थे, वो सोवियत संघ का सैनिक गुट था, वार्सा पैक्ट का, और एक इधर अमेरिका का गुट था, जो नाटो, सीटो, सेंटो, इस तरह के जो गुट बने हुए थे। तो उसमें से सोवियत यूनियन के साथ इंडिया का संपर्क होना, इसको उन्होंने कहा कि ये नॉन अलाइनमेंट से अलग हट गए और जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट शब्द का प्रयोग किया। और कहीं न कहीं ये बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत कोल्ड वार के दौर में दो विदेशी शक्तियों का, भारत क्या पूरा विश्व, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं पूरे, दो शक्तियों के जैसे कोई प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन गए। और वो प्रतिस्पर्धा क्या थी? सोवियत यूनियन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा। तो इंदिरा गांधी के हार को देखा गया कि केजीबी की, एक तरह से केजीबी जो कि सोवियत यूनियन की संस्था थी, उसकी पराभव के रूप में देखा गया। और सीआईए जो अमेरिकी संस्था है, जो आज भी वो संस्था काम करती है, उसकी ताकत के बढ़ने को कहा गया। और कहा गया कि ये पूरी की पूरी जनता पार्टी और उसके लोग जो है वो कहीं ना कहीं सीआईए से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। यहां तक बातें हुई कि अमेरिका के एक मैगजीन में किसी ने लिख दिया कि जो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को कहा कि ये सीआईए के पेरोल पर थे, मतलब हर महीने सीआईए इनको पैसा देती थी।
इस तरह की बातों को मोरारजी देसाई ने जाकर के मुकदमा किया अमेरिका में, और वो जो भी पब्लिशर थे उन्होंने माफी मांगा। और मोरारजी देसाई के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक बहुत ही एक अच्छे समझदार व्यक्ति थे। और समझदार मतलब एक खास किस्म के गांधीवादी व्यक्ति थे, जो अपने गांधीवादी असूलों से अपना जीवन चलाते थे। जैसे अगर वो प्रधानमंत्री हैं, रात को 8 बजे अगर सो गए तो फिर उनको 8 बजे के बाद कोई जगा नहीं सकता था, फिर सुबह 4 बजे उठते। वो वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि हर समय एक्टिव हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं, पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री के कंट्रास्ट में सभी प्रधानमंत्रियों को देखेंगे तो आपको एक नए ढंग से जानकारियां प्राप्त होंगी। तो मोरारजी देसाई का ये था कि वो रात में 8 बजे सो जाते थे। और भी बहुत सी उनकी एक्सेंट्रिक बातें थे जिनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, उसको बताने में हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो बहरहाल ये जो एक वातावरण बना हुआ था कि भारत में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट है लेकिन काम नहीं कर रही। जैसे आपने तो नहीं देखा होगा लेकिन पढ़ करके जान सकते हैं कि कई बार कई सरकारें बन करके आती हैं, काम नहीं करती, बस वो 5 साल अपना बिता देती है। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सी सरकारें आई, लेकिन वो सभी सरकारें जैसे कोई समय बिता दे। और कुछ सरकारें, इसमें कोई किसी का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो कि बहुत अधिक काम करती हैं, बहुत पैसे लगाना, नए निर्माण करना, नया नया काम करके एकदम वातावरण में लगातार लगे रहना, नई योजनाएं बना करके चलना। तो इस परिप्रेक्ष्य से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 77 से 80 के दौर का एक बड़ा पिछड़ा हुआ परिप्रेक्ष्य था। और ऐसे में इंदिरा गांधी जब पावर में आती हैं तो इंदिरा गांधी के सामने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से भारत को एक अच्छे रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले चला जाए। इस प्रगति के रास्ते पर ले जाने में ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने उस समय 1981 में एग्जैक्ट अगर मैं कहना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक से बहुत से रुपए जो है भारत के विकास के लिए दिया, वर्ल्ड बैंक के लिए। और उस समय का जब वर्ल्ड बैंक से इंदिरा गांधी ने रुपए लिए कि विकास के लिए, वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं एक ऐसी संस्था है जो पूंजीपतियों, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं विश्व के, अमेरिका वगैरह और तमाम, उनके उसमें पैसे होते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के और तमाम देशों को विकसित करने के लिए वे लोग कुछ बहुत सस्ते रेट पर पैसा देते हैं, लेकिन उसके साथ बड़ी शर्तें वो लोग भेजते हैं कि आप अगर अपने देश में वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा रहे हैं तो सबसे बड़ी शर्त उनकी ये होगी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वर्ल्ड बैंक अपने पैसे के साथ कौन सी शर्त लगा सकता है? इसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वर्ल्ड बैंक जब आपके देश में पैसा लगाता है तो किस प्रकार की शर्त लगाता है आपके देश के साथ? हम ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि सब बच्चे थोड़ा अलर्ट भी रहें कि कभी कभी सर पूछ भी सकते हैं। बताइए, कोई बच्चा बताइए, वर्ल्ड बैंक जब किसी देश को पैसा देता है तो कौन सी बड़ी शर्त लगाता है? क्या वह ये शर्त लगाता है कि आपका बजट एक खास प्रकार से बनना पड़ेगा, जिस बजट में आपको, जो कहते हैं कि बजट में कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, आपको घाटे का बजट एक सीमा से अधिक नहीं बनाना पड़ेगा। क्या आप लोग जानते हैं घाटे का बजट क्या होता है? बताइए, विवेक, निशांत, नरोत्तम, पंखुड़ी, ये सब बच्चे बोलिए, कोई बोले, आपको पता है कि घाटे का बजट क्या होता है? सर जब आय से ज्यादा व्यय किया जाता है तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। हाँ, तो ठीक बताया आपने। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या शर्त रखता है किसी सरकार को जब वो पैसा देता है, तो घाटे के बजट के संदर्भ में क्या शर्त रखता है? सर उसका बहुत सा शर्त रहता है, जैसे राजस्व घाटा कम होना चाहिए, कर कम लगना चाहिए, उसके बाद व्यापार नीति में भी शर्त कुछ लगाता है सर। सबसे बड़ा उसका शर्त होता है कि आप बजट बनाएंगे तो घाटे का बजट, बहुत कम घाटे का बजट बनाएंगे। घाटे का बजट कम बनाने के पीछे होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में
इन्फ्लेशन मत लाइए। इन्फ्लेशन कहते हैं मुद्रास्फीति को। जैसे मान लीजिए आप सरकार की इनकम 100 रुपये है और आपने 120 रुपया खर्च किया, तो 20 रुपया आपने कहीं से लोन लेकर खर्च किया, तो बाजार ने वो आपने पैसे को इन्फ्लेट किया, बढ़ाया। और फिर ऐसी प्रक्रिया अगर आप करते चले जाएंगे तो आपकी मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता चला जाएगा, वो मूल्य। बस ठीक है, आपने बताया, अच्छा बताया। तो इंदिरा गांधी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो शर्त होती है उसके अनुसार कुछ पैसे लगाती है और बहुत पैसे लौटा देती है, नहीं लगाती है। ये एक सूचना मैं दे रहा हूं कि जो 91 में एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, ये जो एलपीजी मॉडल आता है 91 के दशक का, 90-91 का, उसके पीछे के बैकग्राउंड में होता है कि जब भी किसी भी देश में विदेशी मुद्रा बहुत तेजी के साथ लगाई जाती है, तो उस विदेशी मुद्रा के लगाने का एक बहुत बड़ा रिपरकशन ये होता है कि आपको अपनी इकोनॉमी को बदलना पड़ेगा। जैसे हम आपको ये सूचना देना चाहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के समय में फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा के लगने के संदर्भ में बड़े कड़े नियम बनाए गए थे। जो मैंने पहले के क्लास में बताया था कि 1949 का जो उनका नियम था, तो यह था कि किसी भी कंसर्न में विदेशी मुद्रा 49% से ऊपर नहीं लगेगी। अर्थात विदेशी मुद्रा के प्रति एक खास किस्म की एलर्जी भारतवर्ष में थी। ये एलर्जी क्यों थी? भारत के जो पूंजीपति वर्ग थे वो भी इस बात से सहमत थे। जैसा मैंने पहले के क्लास में टाटा बिरला प्लान या बॉम्बे प्लान की चर्चा की थी, प्लानिंग कमीशन की चर्चा की थी, कि प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा और ज्वाइंट सेक्टर होगा, और इन सभी के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर होगा वो कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी पर रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करेंगे, ज्वाइंट सेक्टर जहां पब्लिक प्राइवेट दोनों काम करेंगे, और विदेशी मुद्रा वही आएगी जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी न हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि देश में प्रगति के लिए, विकास के लिए ये जरूरी होता है कि बहुत से डेवलपमेंट के कार्य किए जाएं। 80 का दशक एक ऐसा दशक है जबकि पूरे विश्व से अभी मार्क्सवाद पराजित नहीं हुआ था। मार्क्सवाद पराजित नहीं हुआ था का मतलब 1991 का सोवियत यूनियन का डिबैकल पूरा विश्व नहीं देखा था, क्योंकि 1991 के सोवियत यूनियन के अवसान के बाद पूरे विश्व में जो मार्क्सवाद के ढंग से आगे बढ़ने का जो तरीका था, जिसमें राज्य पूरा कमांड करके आगे बढ़ाएगा, ये अभी स्थापित था। 80 का दशक में अभी राज्य कमांड रहेगा इकोनॉमी पर, यह स्थापित था। प्राइवेट सेक्टर को इतना मौका दिया जाए कि वो अपना डेवलप करे। जैसा आज आप देखिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत सा मौका दिया गया है। इसको अगर बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो लगेगा कि अब की सरकार इस तरह से काम कर रही कि सभी काम को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, कि प्राइवेट सेक्टर काम करे और किस तरह से जो है वह जो सरकारी सेक्टर है वो सरकारी सेक्टर को किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के काम से अलग हटा दिया जाए। और ये जो एक दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण 80 के दशक में डोमिनेंट दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन जब भी कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो 80 के दशक से हुआ कि भाई देश में पैसा नहीं है, हमारे पास जो बजट है, हमारी जो इनकम है उससे हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो विदेश से हम पैसा लेकर के उसको डेवलप करें। और विदेश से सबसे सस्ता पैसा तुलनात्मक रूप से और जगहों के वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, और वर्ल्ड बैंक के पैसे के साथ शर्त लगी हुई थी। ये बात हम आपको बताना चाहेंगे, 80 के दशक की एक महत्वपूर्ण बात थी। और इसी 80 के दशक की महत्वपूर्ण बात के साथ में तो झटके से कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी के अवसान के बाद, उनकी हत्या के बाद, खास तौर से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो राजीव गांधी के समय में एक बड़ा विचित्र किस्म का नारा आता है कि हम लोगों का लक्ष्य है कि हमें 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है। तो हम 21वीं शताब्दी में कैसे प्रवेश करेंगे? उस समय का मुझे कुछ ऐसी सी बातें लोग बोलते थे कि भाई 21वीं शताब्दी पर क्या बैलगाड़ी पर बैठ के प्रवेश करेंगे, या 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे
तो क्या ऐसे ही कोई चला जाएगा, चुपचाप बैठा रहा तभी तो 21वीं शताब्दी आ जाएगी। लेकिन राजीव गांधी का कहना था कि 21वीं शताब्दी में हमें विकसित होकर के आगे बढ़ना है। इसलिए राजीव गांधी का जो कालखंड है, खासतौर से 85 से 89 के बीच का जो कालखंड है, उसके कालखंड में अगर आप देखेंगे 84 में इंदिरा की हत्या होती, 85 के जनवरी वगैरह तक राजीव पावर में आ जाते हैं और 89 में चुनाव होता है जिससे पावर से डिसलॉज होते हैं। इस बीच, इस पीरियड में राजीव गांधी बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन की पृष्ठभूमि रखते हैं। जैसे कि भारत में उसको कई बार लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का पीरियड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, आज के इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन से उस समय की तुलना करेंगे तो लगेगा उसमें क्या इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन था, लेकिन एक बड़ा भारी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ 85 के दशक से। मोबाइल फोन वगैरह की बहुत अधिक अवेलेबिलिटी, इंटरनेट वगैरह की तरफ एबिलिटी की तरफ बढ़ने लगना, जैसे उसके बारे में सोचना, इंटरनेट आ नहीं गया लेकिन उसके बारे में सोचने, उसकी प्रक्रिया पूरी प्रारंभ होती है इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की। और उस समय चूंकि सरकारी कंपनी ही थी, ये आपके BSNL वगैरह, इनको बहुत लार्ज स्केल पर डेवलप करने का प्लान करना और बहुत से ऐसे विदेश से कंज्यूमर गुड्स को भारतवर्ष में लाना, बहुत से कंज्यूमर गुड को लाना। कंज्यूमर गुड माने तमाम जो आइटम जो कंजम्पशन करता है मिडिल क्लास, जैसे आप देखें कि टेलीविजन वगैरह हो या आपका जो रेफ्रिजरेटर हो या तमाम सुख सुविधाओं के जो सामान है, सब विदेश से बन करके भारत में आने लगे, जिसके चलते भारत का जो मिडिल क्लास है वो उनको खरीदने के लिए पैसे लगाया, लेकिन उन सबको बाहर से मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत जरूरत पड़ी। और ये जो विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, इतनी अधिक विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है कि 90/91 तक आते आते, 91 तक आते आते, एग्जैक्टली 91, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री होते हैं 4 महीने के लिए, तो उस समय तक आते आते भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि भारत को अपना सोना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सोना रखा हुआ है, कई टन सोना रखा हुआ है, उसमें से कुछ सोना जहाज से शिप करके इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड के यहाँ गिरवी रखा गया, जिससे $1 बिलियन 1 महीने का पेमेंट जो है भारतवर्ष दे सके। विदेशी मुद्रा की क्राइसिस कहते हैं, विदेशी मुद्रा के पेमेंट की क्राइसिस थी। ये एक जो है सिनेरियो आपके सामने मैं रख रहा हूं 80 के दशक का, कि किस तरह से 80 का दशक भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में कुछ इस तरह के परिवर्तन की पृष्ठभूमि पैदा करता है, जिससे भारत को मजबूर होकर के एक, जिसे कहा जाए, वर्ल्ड जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना पड़े। यद्यपि इसी संदर्भ में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा और आप इसको जाने भी, कि 80 के दशक के प्रारंभ में ही, जहां भारतवर्ष में अभी इस पर बहुत अधिक सोच हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विदेश से पूंजी ली जाए, कैसे विकसित किया जाए, पूंजीवादी रास्ते पर चला जाए कि समाजवाद का रास्ता हो, इन सब पर जब तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय चाइना में माओ से तुंग के बाद डेंग शियाओपिंग जो आते हैं और वो उनको कहते हैं कि ये एक पूंजीवाद के रास्ते पर चाइना को ले जाते हैं। आज आप देखते हैं कि पूरे विश्व में चाइना बहुत ही विकसित और बड़ा डोमिनेंट देश है। तमाम विश्व के देश चाइना के कर्जदार हैं। चाइना में जिस तरह का पूंजीवाद का विकास हुआ, भारत में जिस तरह का पूंजीवाद का विकास होता है, उसकी तुलना में 10 वर्ष पहले पूंजीवाद के रास्ते पर चाइना जाता है। और वह एक ऐसे किस्म का रास्ता है जिसे बड़ी आलोचना भी उस समय के मार्क्सवादियों ने किया कि चाइना कैपिटलिस्ट रोडर हो गया है, कैपिटलिज्म के रास्ते जा रहा है, पूंजीवाद के रास्ते में जा रहा है। लेकिन कम्युनिज्म को उन लोगों ने एक खास अर्थ में बरकरार रखा अपने देश में। जो स्टेट का, जो राज्य का एपरेटस होता है, जो राज्य का यंत्र होता है, उस राज्य के यंत्र को कम्युनिस्ट यंत्र रखा उन्होंने, अर्थात डिक्टेटरशिप रखा। लेकिन बाकी मामलों में पूंजीवादी रास्ते, बाजार को महत्व दिया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को अपने देश में लगाने के लिए इनवाइट किया। अब जैसे आज के समय में स्थिति यह है कि पूरे विश्व में कौन से देश में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सबसे अधिक लग रही है, तो कहा जाता है कि ये देश
एक महत्वपूर्ण देश है एक खास अर्थ में कि भाई इनके यहाँ तमाम फॉरेन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है। ये तमाम विदेशी मुद्राएं इनके देश में लग रही हैं और उसके लिए तमाम प्रकार के विश्व में परिवर्तन भी आए, जैसा कि मैंने पहले के क्लास में भी चर्चा किया था कि WTO वगैरह का अस्तित्व में आना 98 में, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह 1995 वगैरह के बाद से आती है। कैसे पूरे विश्व के सभी देशों के बारे में लगभग 17 पॉइंट्स को लेकर के या 17 वेरिएबल्स को लेकर के पूरे विश्व के देशों की हायरार्की बनाई जाती है कि नंबर 1 पर कौन है, 120वें नंबर पर कौन है, 140वें नंबर पर कौन है। ये सभी जो प्रक्रियाएं पूरे विश्व में प्रारंभ होती है, इन सब के एक पृष्ठभूमि के रूप में आप 80 के दशक को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि 80 का दशक भारत की राजनीति में एक नए प्रकार के ग्रामर को लेकर के खड़ा होता है, एक नया व्याकरण खड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे कि 1947 से लेकर 80 तक एक ऐसा व्याकरण है जिसमें गांधीवाद बहुत अधिक, गांधी जी डोमिनेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 80 के दशक में आते ही गांधी जी का महत्व खत्म हो जाता है। गांधी जी इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि 80 में एक राजनीतिक दल अस्तित्व में आता है, जो राजनीतिक दल आज केंद्र सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अप्रैल 1984 में अस्तित्व में आती है और उसके जो इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हैं, जो उसके बौद्धिक निर्माता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते हैं कि हमारी ये पार्टी जो गांधीवादी समाजवाद को लेकर के आई। और सन 1980 के दिसंबर महीने में उनकी बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस होती है, और उस कांग्रेस में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हम गांधीवादी समाजवाद को लेकर के चल रहे हैं। यद्यपि आप अगर आज उस पार्टी का स्वरूप देखेंगे तो गांधीवाद तो है उनके कथन में, बोलने में, लेकिन समाजवाद भी वो कह सकते हैं कि भाई संविधान में समाजवाद है तो है, लेकिन समाजवाद जिसको कहा जाता है कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर कब्जा रहेगा, उसको जो है समाप्त कर दी। बहुत दूरी तक जाकर के वर्तमान सरकार ने राज्य के कमांड को, कि कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी पर राज्य रहेगा, उसको समाप्त करके एक नए प्रकार का पैराडाइम, एक नई सोच पैदा किया, जिसमें आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि किस तरह से जो स्टार्टअप वगैरह का एक इकोसिस्टम डेवलप किया। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये आपके जो नीति आयोग का शब्द है, कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें लोग पैसे लगा करके बिजनेस करें और सरकार पर नौकरियों के लिए निर्भर न हो, और जो निर्भर हों उनके लिए भी नौकरी दी जाए, लेकिन वो वही लोग हों जो बहुत ही निर्बल वर्ग के लोग हैं। क्योंकि भारतवर्ष में एक बहुत लंबे समय से एक मेंटालिटी ये बनी रही, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही, कि सबसे बड़ा जॉब देने वाला, नौकरी देने वाली जो संस्था है वो सरकार है या मिलिट्री है या उसके तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं, तो उन्हीं को सरकार देना। और तमाम जो फैक्ट्रियां वगैरह थी सब पब्लिक सेक्टर में ही थी, तो वो सब नौकरी देने वाली संस्थाएं थी। तो लेकिन देखा कि वो सभी संस्थाएं बहुत घाटे में जा रही हैं, सफेद हाथी की तरह है, जो घाटे में ही चली जा रही हैं और देश के जो रिसोर्स है उसको सोखती चली जा रही हैं। तो ऐसे में जो ये दृष्टिकोण आया कि भारत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए जो अर्थव्यवस्था में लोगों के प्रयास, लोग अपने प्रयास से न केवल खुद जॉब पाएं और भी लोगों को जॉब दे सकें, इस प्रकार की मेंटेलिटी का जो डेवलपमेंट होता है। तो 80 का दशक इस संदर्भ में गांधीवादी समाजवाद को लेकर के उठता है। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी को पावर में आने में बहुत समय लग जाता है, उनकी सरकार पावर में जाकर के 98 में पावर में आती है, बीच में भी 13 दिन के लिए, 1 महीने के उनकी सरकार, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनती है। लेकिन ये जो एक खास किस्म का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो 80 के दशक में होता है, गांधीवादी समाजवाद, वो भी जानने की जरूरत है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा कि राजनीति में एक नए व्याकरण का प्रारंभ होता है, और उस व्याकरण को कहा जाता है कि एक खास किस्म का फंडामेंटलिज्म, जिसे कहते हैं कि एक पुराणपंथितावाद, पुरातनतावाद,
भी भारतवर्ष विटनेस करता है। और वह पुराणपंथिता या प्राचीनता या एक तत्ववादिता, तत्व फंडामेंटलिज्म, यह कुछ इस तरह से उपस्थित होता है कि 80 के दशक से ही एक खास किस्म का आंदोलन प्रारंभ होता है जो भारत की राजनीति को एकदम नए ढंग से बदल के रख देता है। और वो आंदोलन था राम मंदिर का आंदोलन। 80 के दशक से ही राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ होता है और उस राम मंदिर के आंदोलन में कुछ रथ एक निकाले जाते हैं जो विभिन्न भारत के प्रांतों में घूमते हैं, जिस रथ में राम और लक्ष्मण और सीता को रथ में दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे वो कैद हैं। और वो रथ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके ये बताने की कोशिश किया जाता है कि अयोध्या में जो एक बाबरी मस्जिद है, उस बाबरी मस्जिद को एक राम के मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था और उस मंदिर में एक स्थल है जहां पर कि सीता और राम और लक्ष्मण की प्रतिमा है। उस प्रतिमा में एक ताला लगा हुआ है और आपको ये संदर्भ बताएं कि वो ताला वहां पर लगा हुआ था कि खास तौर से 1949 में जब उस समय विभाजन का अवसर था, वातावरण एक सांप्रदायिक वातावरण देश में बना हुआ था हिंदू मुसलमान का, वैसे में 1949 में अयोध्या में जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, उसमें भगवान की मूर्तियां जो है वहां पर रखी गई और मूर्ति जो रख करके फिर वहां पर लोग हरि कीर्तन करने लगे। मूर्ति को रख के हरि कीर्तन किए तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने उसमें ताला लगवा दिया ऑर्डर दे करके। और स्टेटस को जो है उस समय का, माने कि अब ठीक है यहाँ पर जय सिया राम लोग कर रहे हैं, इसको तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन वहां पर भगवान को जो रखा गया उनकी मूर्तियों को, उसमें एक ताला बंद कर दिया गया और वह स्टेटस को मेंटेन करके पड़ा रहा। और ये मुकदमा जो अयोध्या के बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था, इसका जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन काल से, जैसे इस पर आप अलग से क्रोनोलॉजी जब इसकी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1880 वगैरह में भी अंग्रेजी राज्य के दौर में भी इस पर एक डिस्प्यूट जैसा चला रहा है कि जो भगवान का जो वहां पर अयोध्या अगर आप लोग विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां बहुत से अखाड़े हैं। और आपको पता होगा कि परंपरा के अनुसार भगवान राम का जन्मस्थल है वहां पर सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या है, वहां हनुमान गढ़ी है। वो तो पूरा लोकेशन आप वहां का भूगोल आप देखेंगे तो लगेगा कि एक बहुत डोमिनेंट इलाका जो है ये राम भगवान और उनकी आराधना कर रहा है, जिस पर करीब 1528 में जो एक बाबर का जो एक सेनापति था जिसका नाम मीर बाकी था, उसके बारे में कहा गया कि मीर बाकी ने जाकर के वहां पर राम मंदिर जो था उसको तोड़ करके उसमें एक मस्जिद का निर्माण किया। ये जो डिस्कोर्स है, ये जो चर्चा है, ये भारत में बहुत ही एक गैर महत्वपूर्ण चर्चा थी, लेकिन 80 के दशक में आते आते ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होती है जो कि आपको जानना चाहिए। और इस महत्वपूर्ण चर्चा के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से अगर ये देखेंगे आप कि 1986 का समय आता है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल का समय हो जाता है। वैसे समय में एक फैजाबाद में जो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज है और उसमें उन्होंने एक फैसला कर दिया कि जो ताला बंद किया गया है वो कोई जरूरत नहीं ताला बंद करने की। और इस तरह से अयोध्या के जो ताला होता है बंद, जो जवाहरलाल और पटेल के समय से बंद है, उसको खोल दिया जाता है। उसके खोलने के तत्काल बाद जो उस डिस्प्यूट के जो पार्टी थे वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर मुकदमा कायम करते हैं और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक स्टेटस को मेंटेन कर देता है कि जो भी स्थिति है उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाए, लेकिन वहां से ताला जो बंद है वो खुल जाता है। जो भगवान राम के मंदिर पर वहां ताला बंद था, जो भी छोटा परिसर उनका था वो खोल दिया जाता और वहां मंदिर के अंदर जा करके, छोटे से मंदिर के अंदर भी प्रवेश करके लोग हरि कीर्तन और राम भगवान का सजाना, उनका ख्याल करना, जो भी पूजा पाठ वगैरह लोग करने लगे। ये जो 86 की ये जो घटना थी फैजाबाद की, ये भारत के राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और बहुत महत्वपूर्ण पोटेंशियल लिए हुए थी, बड़ी पोटेंशियल संभावना।
और इसी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक खास किस्म का नारा शुरू हुआ। जैसे उसी समय यह नारा आया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। ऐसे करके गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ये नारा आपको पूरे भारत के इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देता है कि कोई ऐसे गर्व से कहे। हिंदू पद बादशाही की बात शिवाजी ने कहा, हिंदुत्व की बातें कई जगह सुनाई देती हैं, लेकिन इतना लार्ज स्केल पर पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया जाए जिसमें कहा जाए कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और इसी दौर में जो आप देखेंगे कि रामानंद सागर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो इसी 85 के दौर में ही एक रामायण का सीरियल आता है। जब वो सीरियल संडे को आता था तो पूरे भारतवर्ष में जैसे लगता था कर्फ्यू लग गया है। सब लोग राम सीरियल देखते थे। उसमें राम भगवान का जिस तरह से एक बड़े ही वीर पुरुष के रूप में चित्रण किया जाता है, एक वीर राम को पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया जाता है। तो ये रामानंद सागर का जो सीरियल है राम भगवान का, जो राम के जन्म से लेकर के उनके तमाम युद्ध वगैरह का वर्णन करता है, पूरे भारतवर्ष में यद्यप भारत के लोग राममय थे, लेकिन उस सीरियल के माध्यम से और अधिक राममय हुए। और ऐसे ही सब वातावरण में, जैसा मैंने बताया कि 80 के दशक से जो भगवान का जो रथ है बना करके पूरे भारतवर्ष में घुमाया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी घटना होती है, लेकिन उस घटना के बारे में शाहबानो केस की घटना है जिसके बारे में हम वही चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको अब ये वाली चर्चा पूरी कर लें तब शाहबानो केस की चर्चा करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में करीब 89-88 तक आते आते पूरे भारतवर्ष में रथ लेकर के भ्रमण करने की बात होती है। और उसमें आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का नाम मैं लेना चाहूंगा, जो इस तरह की रथ यात्रा लेकर के, जिसे कहते हैं कि सोमनाथ से लेकर के और बिहार तक की यात्रा करने का उन्होंने प्लान किया। और उस यात्रा को उस समय मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये जो रथ का वातावरण और राम का वातावरण और राम मंदिर आंदोलन, ये 80 के दशक का एक बड़ा यूनिक घटना था जो भारत की राजनीति को बड़े विशेष ढंग से प्रभावित करने वाला था। और इसी दौर में 86 में एक सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आता है। जो फैसला ये होता है कि एक शाहबानो नामक महिला जो 70 साल की उम्र थी उस समय, उनके पति ने उनको तलाक दिया था। तो तलाक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हुआ कि सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 या 126 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, ये अपने आप में एक सिविल एक कानून था, ये कोई पर्सनल लॉ, इस्लामिक पर्सनल लॉ या हिंदू कोई पर्सनल लॉ नहीं था, एक सिविल लॉ के अनुसार सीआरपीसी के सेक्शन 126 के तहत ये फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि शाहबानो के पति को शाहबानो का खर्च देना चाहिए। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आता है, पूरे भारतवर्ष में इस्लाम से संबंधित जो लोग भी थे उन लोगों ने कहा कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। और उस धर्म के हस्तक्षेप के मामले को लेकर के पूरे भारतवर्ष में इस्लाम धर्मावलंबियों ने, उनके जो कठमुल्ले लोग थे, उनके जो एक खास किस्म के धर्म के मानने वाले, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे, वो लोग बड़ा विरोध किए, भारत सरकार का विरोध किए कि नहीं, इस कानून को आप रद्द करिए, पार्लियामेंट में आपका इतना बहुमत है कि आपको इसको रद्द करना चाहिए। और ऐसे ही समय में खुद शाहबानो ने भी बयान दिया कि मैं जो है वह कंपनसेशन नहीं लूंगी। तो तमाम मुसलमान लोगों ने कहा कि कंपनसेशन या मुआवजा अपने पति से तुम मत लो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार अगर कोई पत्नी का तलाक होता है तो उसको जो है उस समय कहीं भी चली जाए वो, लेकिन पति से नहीं उसको कोई मुआवजा लेना पड़ेगा। ऐसा करके इस्लाम धर्म की परंपरा में था। ऐसा करके उनके व्याख्याकारों ने, उन लोगों ने जो उनके टीचर्स रहे, उनके स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने कहा। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में जिनकी बहुत बड़ी बहुमत थी, लगभग 542 पार्लियामेंट में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व ढंग से 405 सीटें उनके पास थी, और उन्होंने कानून बनाया स्पेशल मुस्लिम विमेन मैरिज एक्ट, जिसमें उन्हीं के सहयोगी रहे जो आजकल केरल के गवर्नर हैं, मोहम्मद आरिफ खान।
उन्होंने राजीव गांधी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जो आपके विश्वनाथ प्रताप के भी मित्र थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कानून आप गलत बना रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने ये बात कहा कि ये गलत है, ये तो सीआरपीसी का जो फैसला हुआ वो सही हुआ है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान अकेले पड़ गए और राजीव गांधी भी उनका साथ नहीं दिए। और राजीव गांधी के जो एडवाइजर थे उस समय, उनको खासतौर से अरुण नेहरू का नाम लिया जाता है कि अरुण नेहरू वगैरह ने एडवाइस दिया कि उधर राम मंदिर का ताला खुल गया है तो हिंदू लोग खुश हो गए हैं, अब इधर मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर एक कानून बना दिया जाए। और पार्लियामेंट में, इंडिया की पार्लियामेंट ने एक स्पेशल मुस्लिम विमेन मैरिज एक्ट लागू किया, जिसके अंतर्गत अगर मुसलमान महिला को तलाक दिया जाएगा तो उसका खर्च जो है वो वक्फ बोर्ड एक होता है, जो सरकारी संस्था होती है, एक स्टेट होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज वगैरह का स्वामी होता है वो वक्फ बोर्ड, वही उनका खर्च चलाएगा। इस प्रकार का कानून बनता है। तो इस तरह से भारत ने एक खास किस्म के फंडामेंटलिज्म को, एक तरफ जो है वो हिंदू फंडामेंटलिज्म, एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का वातावरण क्रिएट होता है। और ऐसे में ही 1989 के नवंबर महीने में चुनाव होता है, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री अपनी चुनाव का प्रचार अयोध्या से शुरू करते हैं और अयोध्या में आकर कहते हैं कि राम मंदिर यहाँ बन करके रहेगा। सोचिए, जिस राम मंदिर के आंदोलन का पूरा श्रेय भाजपा लिए हुए है, उसको राजीव गांधी ने 1989 के 8/9 नवंबर को वहां पर अयोध्या में घोषित किया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। और फिर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी अयोध्या से शुरू किया, जबकि उसी समय काशी के और कांग्रेस पार्टी के एक वर्किंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कमलापति त्रिपाठी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों के साथ जाकर अयोध्या में कहा कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी तो उसका पहला फरसा मेरा ही ऊपर गिरेगा। इस तरह से करके, यद्यपि वो अल्पमत में थे, उनका बड़ा विरोध किया लोगों ने, लेकिन वो भी ये बात कह सके। ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि उस समय एक बनारस के और कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस तरह की बात भी की, जिस पर राजीव गांधी ने पर्सनल लेवल पर उनसे कहा कि आप सही कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन मैं आपके साथ हूं। जब राजीव के जो भी एडवाइजर थे, उन लोगों ने कहा कि जो आपको इस समय जो ये राम मंदिर का जो आंदोलन है, वो देश में इतना वातावरण फैल गया है कि आप अगर ये बातें नहीं कहेंगे, मतलब जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है, वो जनता के रुख को खुद न तय करे और जनता का प्रचार पॉलिटिशियन को तय करने लगे, इस तरह का वातावरण बनता है। और ऐसे इस जो फंडामेंटलिज्म का वातावरण है, ये 80 के दशक का एक ऐसा वातावरण है जो आने वाले समय में, आज 2022 तक के समय तक अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा युगांतरकारी परिवर्तन लेता है लोगों के चिंतन में। और ऐसे ही समय में एक बात और मैं मेंशन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि खास तौर से 89 के चुनाव के बाद विश्वनाथ प्रताप की सरकार बनती है, जो कि राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर डिफेंस मिनिस्टर थे। और एक बोफोर्स नामक तोप को लेकर के एक बड़ा नाम चर्चा होता है कि बोफोर्स जो गन है, जो स्वीडन से खरीदी गई है, उसमें किक बैक या घूस दिए गए हैं। इनको लेकर के राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप के बीच में झगड़ा होता है। और वो झगड़ा भी कुछ प्राइवेट कंपनियों के, खासतौर से धीरू भाई अंबानी और नुस्ली वाडिया, ये दो व्यापारी होते हैं, इनके घराने की आपसी लड़ाई में ऐसा बताते हैं लोग। जैसे आप सभी लोगों ने गुरु फिल्म देखा होगा, उसमें भी इसकी थोड़ी चर्चा होती है कि किस तरह से एक खास व्यापारी घराना प्रधानमंत्री को प्रभावित कर पाता है, दूसरा व्यापारी घराना जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर को प्रभावित करता है। लेकिन जो पहला व्यापारी घराना है, जो धीरू भाई अंबानी का घराना है, वो कैसे प्रधानमंत्री को प्रभावित करता है। और आप लोगों को फिल्म में वो डायलॉग भी सुनाई देता होगा, या देखिएगा गुरु फिल्म में, कि कैसे घूस दिया जाता है। कि वो जा करके प्रधानमंत्री से कहता है कि आपके पिताजी ने, माताजी तो नहीं कहा, आपके पिताजी ने कुछ रुपए हमारे यहाँ रखवाए हैं, वो मेरे ऊपर बड़ा बोझ है, आप उसे ले लीजिए। जैसे कोई किसी को घूस देने जाए तो ये नहीं कहे कि आप घूस ले लीजिए, ये कहे कि आपके पिताजी ने कुछ पैसे रखवाए हैं मेरे यहाँ, अब वो आप ले लीजिए उसको। तो इस तरह से
प्राइम मिनिस्टर को मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर वो उसमें कितनी सच्चाई हो तो फिल्म है, उसको यथार्थ में नहीं देख सकते आप, लेकिन फिर भी एक चर्चा का वातावरण आप देख सकते हैं कि भारत के बिजनेस वर्ल्ड 80 के दशक के एक खास किस्म के जो प्राइवेटाइजेशन का जो माहौल हो रहा है, उस माहौल में नई कंपनी जो जिसे कहते हैं धीरू भाई कंपनी की, जो ये नई कंपनी जो अस्तित्व में आती है, जो आजकल अंबानी की जो कंपनी है, तो वो सब कंपनियों को कैसे सरकार को प्रभावित किया जाए और प्रभावित करके कैसे अपना असर जो है डाला जाए, ये सब का भी 80 का दशक का है। तो मैं आज अभी यहीं पर बात को समाप्त करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि भाई कुछ बातें और भी छूट गई हैं इसमें, जिनके बारे में फिर मैं कल लेक्चर दूंगा। फिर भी अगर इन सब बातों के संदर्भ में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई विद्यार्थी कोई सवाल, कोई जिज्ञासा अगर करना चाहे 80 के दशक के राजनीति पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके समाज पर, तो कोई प्रश्न अगर आपके मन में बनता है तो आपका स्वागत है, बताइए। तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग जो है वो बुद्धिविहीन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो कल फिर जो है इस पर बातचीत होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं, और फिर कल के क्लास में मैं और भी जो बातें हैं, कैसे मंडल कमीशन वगैरह का कैसे आगमन होता है, मंडल और कमंडल का क्या संघर्ष है 80 के दशक का, उन सब पर अपनी बातों को रखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा लेक्चर सुना। लेकिन आप लोग थोड़ा अलर्ट बच्चे होकर के प्रश्न वगैरह भी पूछने की जिज्ञासा रखिए, और किताबें भी जो है आपके लिए, विपिन चंद्रा वगैरह किताब है, या आपके रामचंद्र गुहा वगैरह किताब है, उन सबको भी थोड़ा पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।